हेलो महाराष्ट्र बोर्ड के प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रैंकर्स। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट और आपकी पढ़ाई चल रही होगी बहुत ही अच्छे से। तो हम कर रहे थे चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन और इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा और आज हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हुए लेट्स स्टार्ट विथ एवोल्यूशन। ओके, तो बच्चों एवोल्यूशन को समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से और पूरी कोशिश यही रहेगी कि इस चैप्टर में, इस लेक्चर में ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए और फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एवोल्यूशन। तो बच्चों एवोल्यूशन नाम सुनते ही आपके माइंड में एक थॉट आ रहा होगा या एक बात आ रही होगी कि हाँ, एवोल्यूशन मतलब वही ना कि हम अपने दादा या अपने एंसेस्टर से हम अभी लाइक बने, तो हमारे एंसेस्टर्स बंदर के लीनिएज से थे और फिर धीरे 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 इनमें चेंजेस हुए और ये फिर इंसान बन गए, है ना। तो इसी को समझते हैं थोड़ा और डिटेल में। तो क्या होता है एवोल्यूशन बच्चों? एवोल्यूशन का मतलब है ग्रेजुअल चेंजेस। कोई भी ऑर्गेनिज्म में ग्रेजुअल चेंजेस का होना। ग्रेजुअल का मतलब क्या है? स्लो चेंजेस, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म में स्लो चेंजेस होना ओवर द जनरेशंस, मतलब जनरेशंस के जाते जाते, जनरेशंस के चलते चलते अलग अलग चेंजेस होना, ठीक है। धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस होना, किसमें? कोई भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो डेफिनेशन देखो बच्चों, एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज। ये वर्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर मेनी जनरेशंस। फिर ऐसे करते करते क्या होगा बच्चों? एक न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। चलो, तो और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि वेरिएशंस क्या होते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वेरिएशंस क्या होते हैं। वेरिएशंस यानी कुछ अलग, है ना। डिसिमिलैरिटी, जैसे कि अलग चीज का होना। अब देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म, चलो इसकी बात करते हैं। प्लांट्स में बात करते हैं। प्लांट्स की दुनिया में बच्चों बहुत सारे प्लांट्स हैं। कुछ के पत्ते अलग है, कुछ के स्टेम्स अलग है ना। कुछ के फ्लावर्स का शेप अलग है, कुछ का स्मेल अलग है। तो ये सब क्या है? वेरिएशंस है। तो वेरिएशंस कैसे हुआ? वेरिएशंस कैसे हुआ? देखो, होता क्या है कि ग्रेजुअल चेंजेस के दौरान कुछ मतलब ऑर्गेनिजम्स में कुछ कुछ वेरिएशंस दिखने लग जाते हैं। ओके, और ये वेरिएशंस को, मतलब अगर ये वेरिएशंस यूजफुल रहे तो नेचर इनको सिलेक्ट करता है और बेटर सर्वाइव करने, मतलब एनवायरनमेंट में सर्वाइव और अडेप्ट करने और रिप्रोड्यूस करने के लिए वो वेरिएशंस उनको हेल्प करते हैं। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपने देखा होगा अपने आसपास कोई पेड़ जिसमें बहुत सारे ग्रीन कलर के लीव्स हैं। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, ग्रीन लीव्स है तो उसमें किसका छुपना इजी होगा? ग्रीन इंसेक्ट्स का छुपना इजी होगा या ब्राउन इंसेक्ट्स का छुपना इजी होगा? तो एकदम लॉजिकल बात है, अगर पत्ते भी ग्रीन है और इंसेक्ट भी ग्रीन है तो कौन बच सकता है दुश्मनों से? कौन सा इंसेक्ट बच सकता है? ग्रीन इंसेक्ट बच सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? ये वेरिएशंस है जो क्या है? नेचुरल सिलेक्शन हुआ है इनमें। नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या? मतलब नेचर ने ये वेरिएशंस इनको एनवायरनमेंट में बेटर अडेप्ट या सर्वाइव या रिप्रोड्यूस करने के लिए सिलेक्ट किया है। ओके, आपने ये भी तो सुना होगा डार्विन्स थियरी, है ना। क्या है डार्विन्स थियरी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके वेरिएशंस कैसे थे? वेरिएशंस काम के थे, इंपॉर्टेंट थे, वही लोग सर्वाइव कर पाए। और जो जिनके वेरिएशंस लाइक बहुत ज़्यादा वो नहीं थे, इंपॉर्टेंट नहीं थे, वैसे लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। ओके, तो जब ये एवोल्यूशन हुआ उसके दौरान जो भी वेरिएशंस इंपॉर्टेंट थे, जो भी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट थे, वैसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव किए, रिप्रोड्यूस बेटर किए, एनवायरनमेंट को बेटर अडेप्ट किए। ओके, और जो नहीं यूजफुल थे वो नहीं कर पाए। ओके बच्चों, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? ये फ्लोचार्ट देखो बड़े ध्यान से। वेरिएशंस, नेचुरल सिलेक्शन, देन एवोल्यूशन एंड देन ऐसे फॉर्मेशन होता है न्यू स्पीशीज का, ठीक है। पहले वेरिएशंस दिखेंगे, फिर उनमें नेचुरल सिलेक्शन होगा, मतलब नेचर उसमें से बेटर वेरिएशंस को सिलेक्ट करता है, देन एवोल्यूशन होता है और फिर न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। अभी अभी हमने पढ़ा कि एवोल्यूशन क्या होता है। एवोल्यूशन यानी ग्रेजुअल चेंजेस का होना जनरेशंस के थ्रू, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं कि एविडेंसेस क्या है। एविडेंसेस मतलब प्रूफ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, साइंटिस्ट को आखिर कैसे पता चला कि एवोल्यूशन हुआ है? क्या साइंटिस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले थे वहां पे देखने के लिए? ऑब्वियसली नहीं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? इन्होंने कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए, इसकी डिटेल में स्टडी की और हमारे सामने इस एविडेंसेस को प्रेजेंट किया। ओके, ठीक है। तो evidences of evolution are the scientific proofs that show how living organisms have changed
एंड इवॉल्व फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मतलब क्या है एविडेंसेस का मतलब? एविडेंसेस क्या करते हैं हमें? ये हमें बताते हैं, ये साइंटिफिक प्रूफ देते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रेजुअली कैसे उनमें चेंजेस आए, वो कैसे इवॉल्व हुए, मतलब वो कैसे अलग बने। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो तो एक एक करके सारे एविडेंसेस को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एविडेंस है सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर, यानी बॉडी स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल चीता में, वेल में और ह्यूमंस में क्या चीज़ सिमिलर है बच्चों? बताओ मुझे। उनका चीता में क्या होता है? उनके फोरलिम्स होते हैं, हैंडलिम्स होते हैं, मतलब पैर, बेसिकली पैर, ठीक है। ह्यूमंस में क्या होता है? हैंड्स एंड लेग्स। और वेल्स में क्या होता है? फ्लिपर्स नाम का एक चीज़ होता है जिससे वो स्विम करते हैं। ओके, तो ये तीनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब बोन का पैटर्न, बोन का अरेंजमेंट, ये सिमिलर है, लेकिन तीनों ही ऑर्गेनिज्म ये जो स्ट्रक्चर है इनका फंक्शन अलग अलग करते हैं, मतलब अलग अलग फंक्शन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल चीता भागने के लिए, ग्रिपिंग के लिए, ह्यूमंस चलने के लिए, और हाथ के जितने भी हमारे हैंड से होने वाले काम है उसके लिए। ये क्या करता है अपना वेल, क्या करता है, या डॉल्फिन क्या करता है, वो क्यों यूज करता है उसको, किसके लिए यूज करता है? वो चलता तो है नहीं, वो क्या करता है? फ्लिप करने के लिए, मतलब पानी में स्विम करने के लिए वो इसको यूज करता है। ओके, तो इससे हमें क्या समझ में आया? साइंटिस्ट ने क्या बताया? साइंटिस्ट ने ये देखा कि सारे स्ट्रक्चर्स सिमिलर है लेकिन इनके फंक्शन डिफरेंट है। तो इससे क्या प्रूफ पता चला साइंटिस्ट को? कि कुछ ना कुछ कॉमन ओरिजिन रहा होगा, मतलब एंसेस्टर से कुछ ना कुछ एक चीज रही होगी कॉमन, ठीक है। वही चीज उसको कॉमन स्ट्रक्चर्स देती है, लेकिन फंक्शन सबका डिफरेंट है। तो ये एक एविडेंस था, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। होमोलोगस, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है बट फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो एविडेंस है दैट इज सिमिलर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो का क्या मतलब है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट मतलब कोई भी बेबी ऑर्गेनिज्म जब बनता है तो उसका इनिशियल यानी स्टार्टिंग के जो उसका ग्रोथ का जो पैटर्न है, जो चेंजेस है स्टार्टिंग के, ओके, जैसे जाइगोट से जो आगे का स्टेजेस है स्टार्टिंग के, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के स्टार्टिंग के जो स्टेज है ये, मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट ये जो है ये सिमिलर है, लेकिन लेटर ऑन दे टर्न्ड ऑन टू बी अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप कोई भी एनिमल का देख लो, एनिमल का स्टार्टिंग का और हमारा स्टार्टिंग का मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट ये कैसा है? सिमिलर है, लेकिन बाद में कुछ चेंजेस होते हैं जिससे वो ऑर्गेनिज्म एनिमल बनता है और हम ह्यूमन बनते हैं। ओके, तो इससे क्या समझ में आया? कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी रही होगी हमारे एंसेस्टर से हमारी। ओके, और नेक्स्ट जो हमारा है एविडेंस वो क्या है? फॉसिल्स ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स। फॉसिल्स का क्या मतलब है बच्चों? फॉसिल्स मतलब कोई भी एंशिएंट ऑर्गेनिज्म का या कोई भी एंशिएंट चीज़ के ट्रेसेस का मिलना या उसके सैंपल्स का मिलना। कहाँ पे मिलते हैं? ये रॉक्स में मिलते हैं या फिर सॉइल में मिलते हैं ना, उनको फॉसिल्स बोलते हैं। मतलब जैसे डायनासोर की, समझो कहीं डायनासोर की कोई पार्ट मिल गया हमको। डायनासोर तो पहले एग्जिस्ट करते थे, अभी तो वो नहीं है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फॉसिल्स बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत साल पुराना होगा, अभी तक डिग्रेड नहीं हुआ है, खराब नहीं हुआ है, इसके लिए ऐसे ही पड़ा हुआ मिल गया साइंटिस्ट को। ओके, इनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। तो फॉसिल्स प्लांट के भी हो सकते हैं बच्चों, एनिमल्स के भी हो सकते हैं। प्लांट्स के फॉसिल्स कैसे हो सकते हैं? जैसे कोई पोलन ग्रेन्स है ना, पोलन ग्रेन्स पड़े हुए हैं, बहुत साल पहले का वो पेड़ था या झाड़ था, बट अभी उसके हमको पोलन ग्रेन्स मिल रहे हैं, मतलब वो क्या है? वो ऐसे का ऐसे ही रह गया है ना, तो वो फॉसिल्स है हमारे लिए, ठीक है, फाइन। तो फॉसिल से ये पता चलता है कि प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म कैसा था और पुराने ऑर्गेनिज्म कैसे थे। तो साइंटिस्ट को ये स्टडी करने में आसानी होती है, ये कंपेयर करने में कि पहले कैसा था ऑर्गेनिज्म और अभी चेंजेस होते होते क्या नया चीज़ हुआ है। ओके, लास्ट जो हमारा एविडेंस है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का क्या मतलब है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो पहले के टाइम पे, ठीक है, पुराने अपने एंसेस्टर्स में इन ऑर्गन्स का कोई ना कोई फंक्शन था, बट टाइम के साथ साथ जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, ऑर्गेनिज्म में चेंजेस हुआ, तो ये जो ऑर्गन्स है या तो ये बहुत ही रिड्यूस्ड हो गए, रिड्यूस मतलब ये बहुत छोटे हो गए, या फिर इनका फंक्शन एकदम ही खत्म हो गया, अभी इनका कोई फंक्शन नहीं है, पहले इनका फंक्शन था, ठीक है, या तो ये कंप्लीटली एब्सेंट है अभी, ठीक है। इनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस बनाते हैं साइंटिस्ट के लिए एविडेंसेस को स्टडी करने के लिए। अंडरस्टूड? ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है हमारे अंदर जिसका फंक्शन पहले था और अभी इसका फंक्शन नहीं, ठीक है, या ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड हो गया है।
तो दीज आर द साइंटिफिक एविडेंसेस दैट सपोर्ट द थियरी ऑफ एवोल्यूशन। आई होप आपको ये सारे एविडेंसेस क्लियर होंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एविडेंस पे, जो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे बच्चों। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करना। कोई भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब बाहर से दिखने वाले स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ओके। यानी कोई ऑर्गेनिज्म के विंग्स कैसे हैं, उसके फेदर्स कैसे हैं, मतलब बर्ड्स के स्पीशीज में देखो विंग्स कैसे हैं, फेदर्स कैसे हैं, उसके बीक कैसा है, ओके। तो इसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी, ओके। तो ईगल, पिजियन, पैरट, ये सब क्या है बच्चों? ये है डिफरेंट बर्ड्स, है ना। है तो ये डिफरेंट बर्ड्स, बट इनमें सब में क्या है? कॉमन बीक है, सब में विंग्स है, सब में फेदर्स है, सब में लेग्स है ना, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में हम कोई भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है अपना एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमी का क्या मतलब है बच्चों? एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, मतलब अंदर वाले स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में हैंड होता है ना, और बैट्स में विंग्स होता है, वेल्स में फ्लिपर्स होते हैं एंड हॉर्स में लेग होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये सबके फंक्शंस डिफरेंट है ना। ह्यूमन हैंड्स को क्यों यूज़ करते हैं? हाथ के काम सारे करने के लिए। बैट विंग्स को क्यों यूज़ करते हैं? उड़ने के लिए, ओके। वेल्स फ्लिपर्स को क्यों यूज़ करते हैं? स्विमिंग के लिए पानी में। और हॉर्स अपने लेग्स को क्यों यूज़ करते हैं? फास्ट रनिंग के लिए, है ना। बट इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, स्ट्रक्चर इनका कैसा होगा? सिमिलर होगा, मतलब सब में ही बोन्स है, सारे बोन्स से ही बने हुए, और बोन्स का जो पैटर्न है, जो अरेंजमेंट है, वो भी इनका सिमिलर होता है। तो क्या चीज़ इनकी डिफरेंट हो गई? ये सबके फंक्शंस डिफरेंट हो गए, ओके। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, ओके। दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बट हैव द सेम बेसिक बोन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इससे हम किसकी स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिज्म के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की स्टडी से हम एविडेंसेस का पता लगाते हैं। तो चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट एविडेंस पे, जो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स जो हमारे एंसेस्टर्स में जिनका फंक्शन होता था, ठीक है, जो प्रेजेंट थे। ऐसे ऑर्गन्स जो पहले प्रेजेंट थे, उनका कोई फंक्शन था, बट अभी के ऑर्गेनिज्म में उनका कोई फंक्शन नहीं है, या तो वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड हो गए, ओके, अभी वो यूजलेस हो चुके हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जाम्पल में सबसे पहला आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे एंसेस्टर्स में डाइजेस्टिव फंक्शन, मतलब काफ़ी मेन डाइजेस्टिव फंक्शन के रूप में काम आता था अपेंडिक्स पहले हमारे एंसेस्टर्स में, बट अभी के टाइम पे अपेंडिक्स का कोई खास डाइजेशन में रोल नहीं है, ओके। तो ये क्या हो गया? वेस्टिजियल ऑर्गन। टेल बोन, नेक्स्ट आता है हमारा टेल बोन, जिसको हम कॉकिक्स कहते हैं। टेल बोन क्या है बच्चों? आपके वर्टिब्रल कॉलम यानी जो रीढ़ की हड्डी है, उसके एकदम नीचे जाओ तो वहां पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, पॉइंटेड, उसको हम कहते हैं टेल बोन। तो हमारे एंसेस्टर्स में टेल लाइक स्ट्रक्चर होता था, ओके। तो अभी के टाइम पे टेल लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे फंक्शंस के लिए उनको काम आता था। अभी के टाइम पे हमारे पास, हम जो होमोसेपियन सेपियन है, मतलब मॉडर्न ह्यूमन से, हमारे पास टेल जैसा कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया वही टेल, और उसको हम अभी क्या कहते हैं? कॉकिक्स। वो बोन के फॉर्म में अभी बन गया है। कॉकिक्स का कोई टेल जैसा जैसे पहले टेल का फंक्शन होता था, वैसे तो अभी कोई फंक्शन नहीं है, बट अभी के टाइम पे कॉकिक्स का फंक्शन क्या होगा? मोस्टली ये रीजन में, मतलब ये पेल्विक रीजन के जो मसल्स हैं उनको सपोर्ट करने में इसका फंक्शन है, ओके। तो ये भी क्या हो गया? वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे ईयर मसल्स। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में ईयर मसल्स को यूज करके वो ऑर्गेनिज्म अपने ईयर का मूवमेंट करता है, जैसे कैट्स एंड डॉग्स में, ठीक है। तो क्यों करते हैं वो ये मूवमेंट? वो इसलिए करते हैं ताकि उनको साउंड हर जगह से, हर डायरेक्शन से सुनाई दे सके, ओके। बट ह्यूमंस में ईयर मसल्स को मूव करके ईयर का डायरेक्शन चेंज करना, ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है? वेस्टिजियल ऑर्गन। नेक्स्ट आता है हमारा विजडम टीथ। विजडम टीथ तो आपने सुना ही होगा बच्चों, अक्कल का दांत जिसको बोलते हैं, है ना, अक्कल आ जाती है। तो क्या होता है ये विजडम टूथ? पुराने हमारे जो एंसेस्टर्स थे, इनके जॉ बड़े बड़े होते थे। जॉ मतलब यानी ये वाला पार्ट बड़ा होता था, है ना। बड़ा क्यों होता था? क्योंकि उस टाइम पे वो लोग कैसा खाना खाते थे? रॉ खाते थे, हार्ड स्ट्रक्चर्स खाते थे, हार्ड फूड्स खाते थे, रॉ खाते थे, एनिमल के फ्लैशेस को खाते थे, है ना। कोई प्लांट का प्रोडक्ट भी खा रहे हैं तो वो लोग उसको रॉ खाते थे, है ना। तो ज़्यादा ताकत लगती थी उसको च्यू करने के लिए, उसको खाने के लिए, तो उनको एक्स्ट्रा मोलार्स होते थे। मोलार्स यानी हमारे
लास्ट के जो दांत हैं वो, तो एक्स्ट्रा उनको वहाँ पे होते थे टीथ, जिसको हम विजडम टूथ कहते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे, अभी जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, तो ये जॉ है जो है वो कैसा होता चला गया, छोटा होता चला गया। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम पे हम कैसा खाना खाते हैं, मॉडर्न ह्यूमंस कैसा खाना खाते हैं, कुक्ड खाते हैं, प्रोसेस्ड खाते हैं, है ना, उसको पका के खाते हैं। एज कोई रॉ या फ्लैश हम नहीं खाते हैं, तो हमें उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा जॉ धीरे 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 एवोल्यूशन के दौरान छोटा होता चला गया। और ये जो विजडम टूथ है, ये टीनेज के टाइम पे, टीनेज ईयर्स में ये क्या हो जाते हैं, इरप्ट हो जाते हैं, इनका कोई फंक्शन नहीं होता, ये चले जाते हैं। अंडरस्टूड? तो ये भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो ये सारे जो देखे हमने, ये सब क्या थे, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जाम्पल। ओके, मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन्स वाज यूजफुल इन एंसेस्टर्स बट हैज बिकम ऑलमोस्ट फंक्शनलेस टुडे। अभी के टाइम पे इनका कोई फंक्शन नहीं है, या ये बहुत ही एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर्स। ओके बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एविडेंस की तरफ, जो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है बच्चों, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या है? एम्ब्रियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोज का क्या मतलब है फिर? एम्ब्रियोज मतलब, जैसे कि पहले भी आपको मैंने बताया, एम्ब्रियोज मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, बेबी ऑर्गेनिज्म जब फॉर्म होता है, तो उसके जाइगोट से लेके, मतलब उसका जो, जैसे उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वहाँ से लेके उसके इनिशियल डेवलपमेंट के जो स्टेजेस है, उसको हम एम्ब्रियोज कहते हैं। ओके, तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म में स्टार्टिंग के जो डेवलपमेंटल के स्टेजेस हैं वो कैसे है, सिमिलर है, यानी उनका जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट का टाइम है वो कैसा है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टेजेस कैसे हैं, सिमिलर है। ठीक है, इसको आप ऐसे एक एकदम बेसिक से एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, वो स्टार्टिंग में कैसे दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं, है ना। एक फैमिली के समझो 3 बच्चे हैं, तो जब वो बेबीज थे, जब वो बॉर्न हो गए, वो बेबीज थे, तो उनके जो इनिशियल डेवलपिंग स्टेजेस थे, मतलब वो जो बेबी से जब थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे, तो स्टार्टिंग का जो उनका टाइम है वो कैसा था, वो एक सिमिलर दिखते थे, है ना। ऐसा डिस्टिंग्विश करने नहीं होता था कि अरे ये होगा, ये होगा। ये तो एकदम आपने ऐसे भी देखा होगा कि आपके पेरेंट्स का आपने बचपन का फोटो देखा होगा और आपका बचपन का फोटो आपने कंपेयर किया होगा, तो आपने देखा होगा कि बचपन में तो आप अपने मम्मी जैसे ही दिखते थे, है ना। आपकी मम्मी की बचपन की फोटो और आपकी मैच हो रही है, बट लेटर ऑन क्या हुआ कि वो न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर लिए, न्यू फीचर्स डेवलप कर लिए और आप न्यू फीचर्स डेवलप कर लिए। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने भी ये देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियोज का जो स्टार्टिंग का, मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट का स्टेजेस है वो कैसा था, सिमिलर था, एंड लेटर ऑन दे टर्न टू बी अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इससे साइंटिस्ट को क्या पता चला कि ये लोग कॉमन एवोल्यूशनरी ओरिजिन शेयर करते होंगे, मतलब कुछ कॉमन इनका ओरिजिन रहा होगा, तभी तो ये स्टार्टिंग में सिमिलर दिख रहे हैं। ओके, ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस था। नेक्स्ट आता है हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, जिसको हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजी क्या है बच्चों? पैलियोंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ओके, फॉसिल्स आपको पता है फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स यानी एंशियंट ऑर्गेनिज्म के, मतलब जो अभी के टाइम पे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अभी के टाइम पे नहीं है, पहले थे, जैसे कि डायनासोर्स। ओके, उनके ट्रेसेस का मिलना, उनके बोन्स का मिलना, उनके कोई स्ट्रक्चर्स का मिल जा रहा। अब ये एग्जिस्ट तो नहीं होते, बट इनके स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स के भी हो सकते हैं, एनिमल्स के भी हो सकते हैं। तो पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, एंड फॉसिल्स आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब सवाल ये आता है बच्चों कि साइंटिस्ट को कैसे पता चला फॉसिल्स के बारे में? साइंटिस्ट क्या मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो थे? डायनासोर्स को उन्होंने देखा, जिंदा देखा? ऑब्वियसली नो, है ना। तो फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट को अभी के टाइम पे जो ट्रेसेस मिले, जैसे जैसे टाइम गया, उसमें उसके दौरान उनको जो ट्रेसेस मिले, साइंटिस्ट ने उसकी स्टडी की और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच किए कि वो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म से कैसा सिमिलर है और कैसा डिफरेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एविडेंस हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आ सकते हैं फॉसिल्स में? डायनासोर के बोन्स आ सकते हैं, टीथ आ सकते हैं, कोई शेल्स, मतलब हार्ड स्ट्रक्चर्स। मोस्टली फॉसिल्स आर हार्ड स्ट्रक्चर्स जो डिग्रेड नहीं होता। डिग्रेड मतलब खराब नहीं होता। जो चीज़ खराब नहीं होती है वो तो ऐसे ही पड़ी रहेगी सालों साल, है ना, तो इनको हम फॉसिल्स कहते हैं। और क्या आता है इसमें? शेल्स आता होगा, ठीक है, और प्लांट के इंप्रेशंस आते होंगे। ठीक है, तो दीज प्रिजर्व्ड रिमेन्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो पैलियोंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स। समझ में आया बच्चों आपको? ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है स्पीसिएशन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से इसको समझना बच्चों। हम ट्राई करेंगे कि इसको बहुत बेसिक एग्जाम्पल से समझेंगे। अंडरस्टूड? चलो, तो पहले तो ये समझो बच्चों, स्पीशीज, स्पीसिएशन, ये वर्ड कहाँ से आया? स्पीशीज से आया है। तो स्पीशीज का मतलब क्या होता है? एक कॉमन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में क्या करते हैं? आपस में रिप्रोड्यूस करके, इंटरब्रीड करके
क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे स्पीशीज को हम, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम, या ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं। ओके ठीक है। तो स्पीसिएशन क्या है, स्पीसिएशन यानी न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होना, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, जो ऑलरेडी जो स्पीशीज थे उससे न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होना, इसको हम स्पीसिएशन कहते हैं। इसको हम अब डिटेल में समझेंगे। ओके पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। स्पीसिएशन इज द प्रोसेस बाय विच अ न्यू स्पीशीज इज फॉर्म्ड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्पीशीज, जो पहले जो स्पीशीज हुआ करती थी उस स्पीशीज से अनदर न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होना। ठीक है, बट ये कैसे होता है बच्चों, ये ऐसे अचानक नहीं हो जाता, ये बहुत जनरेशंस होने के बाद बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है इसमें, तब ये फॉर्मेशन होता है न्यू स्पीशीज का। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर होता कैसे। ओके ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले हम ये डायग्राम को समझेंगे। तो बच्चों इस डायग्राम को हम बिल्कुल एक स्टोरी की तरह समझेंगे। ओके तो लेट्स सपोज एक कॉमन एंसेस्टर से ये बर्ड्स का पॉपुलेशन रहता था, मतलब ये सारे बर्ड्स जो हैं एक कॉमन एंसेस्टर के थे। ठीक है, मतलब इनका जो पूर्वज था वो एक ही पूर्वज से आए हुए और ये साथ में रहते हैं। ओके तो अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि कुछ भी लाइक राइजिंग माउंटेन्स, डिस्टेंस एंड क्लाइमेट चेंजेस, मतलब कोई भी लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया या बीच में बहुत ज्यादा माउंटेन्स बन गए या लोकेशन चेंज हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ, इस पॉपुलेशन में बंटवारा हो गया, है ना। मतलब कुछ बर्ड्स इस तरफ रहने लग गए, कुछ बर्ड्स उस तरफ रहने लग गए। ठीक है, अब क्या हुआ, तो इसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ज्योग्राफिक आइसोलेशन यानी लोकेशन के हिसाब से ये अलग हो गए, लोकेशन के हिसाब से आइसोलेट हो गए। ओके तो फिर क्या हुआ, कुछ बर्ड्स लेट्स सपोज इंडिया में चले गए, कुछ बर्ड्स को रशिया वाला क्लाइमेट मिल गया। अब इंडिया वाले बर्ड्स की फूड हैबिट्स अलग होगी, वहाँ का खाना अलग होगा, वहाँ का वेदर अलग होगा, वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा। सिमिलरली रशिया के बर्ड्स का रशिया का क्लाइमेट अलग होगा, वहाँ का फूड पैटर्न अलग होगा, है ना। तो इससे क्या हुआ, ये ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस आने लगते हैं ना, ये पॉपुलेशन में, ये दो जो पॉपुलेशन अलग हो गए इनमें वेरिएशंस आने लगते हैं। जैसे कि इंडिया वाले बर्ड्स को कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा होगा, वार्म, है ना, ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट मिल रहा होगा, और इनके कर्व्ड बीक हो रहे होंगे। कर्व्ड बीक क्यों, नेक्टर को सक करने के लिए। ओके क्योंकि इनका खाना मोस्टली नेक्टर होता है। रशिया के बर्ड्स का देखो, इनका कर्व्ड बीक नहीं है, क्योंकि ये लोग क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, सीड्स को इजीली ये लोग खा सके, इसके लिए इनका बीक का साइज ऐसा है। और इनके फेदर्स कैसे होते हैं, मोस्टली इंसुलेटेड होते हैं। इंसुलेटेड फेदर्स यानी इंसुलेशन यानी क्या, लाइक अगर बहुत ज़्यादा ठंडी वाला क्लाइमेट है तो उससे बचने के लिए जो फेदर्स होते हैं उनको इंसुलेटेड फेदर्स कहते हैं, मतलब वो बेसिकली ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। ओके फाइन। तो ये क्या होता है कि लाइक बहुत ज़्यादा जैसे जैसे जनरेशन्स बढ़ेंगे, अब ऑलरेडी आप देख रहे हो कि इनमें वेरिएशंस आने लगे, ये कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं, ये कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं, इनके पैटर्न्स अलग हो गए, इसके पैटर्न्स अलग हो गए। अब जैसे जैसे ये होगा ना, जनरेशन्स आगे बढ़ेंगे तो ये वेरिएशंस जो है और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। ओके तो ऐसे करते करते क्या होगा, ये वेरिएशंस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि ये दोनों स्पीशीज कंप्लीटली अलग हो जाती है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पीसिएशन कहते हैं। ओके ये इतने ज़्यादा इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है कि ये जो पहले स्पीशीज हुआ करते थे, हम पहले इनको स्पीशीज कहते थे ना। स्पीशीज क्यों कहते थे, क्योंकि एक साथ रह के ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करके प्रोड्यूस कर सकते थे। ओके बट यहाँ पे ये इतने अलग हो गए कि अब ये एक साथ मिलकर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इनको हम क्या बोलेंगे, न्यू स्पीशीज बोलेंगे, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पीसिएशन बोलेंगे। आई होप आपको स्पीसिएशन बहुत क्लियर होगा। चलते हैं बच्चों अपने लास्ट स्लाइड पे, जो है ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन क्या है बच्चों, जो एप लाइक हमारे एंसेस्टर्स थे वहां से लेकर अब जो हमारे मॉडर्न ह्यूमन से यहाँ तक का पूरे जर्नी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन। ऑफ कोर्स ये एक दिन में तो नहीं हुआ बच्चों, ये चेंजेस कैसे हुए, ग्रेजुअल थे और ओवर द जनरेशंस थे, इसमें बहुत ज्यादा बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। ओके तो ह्यूमन एवोल्यूशन इज द स्लो एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। मॉडर्न ह्यूमंस को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न ह्यूमंस को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं होमो सेपियंस। ओके फ्रॉम एप लाइक एंसेस्टर्स, तो एप लाइक एंसेस्टर्स से मॉडर्न ह्यूमंस का फॉर्मेशन ओवर द जनरेशन ग्रेजुअली होना, इनको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है, तो मॉडर्न ह्यूमंस कैसे डेवलप हुए बच्चों, एप लाइक एंसेस्टर्स। पहले कैसे थे हमारे एंसेस्टर्स, कैसे थे, एप लाइक थे, है ना, एप जैसे दिखते थे, मंकीज जैसे दिखते थे। ओके फिर बाद में धीरे धीरे क्या डेवलप हुआ, पहले के एंसेस्टर्स अपने देखो ऐसे चलते थे, लाइक अपने दोनों पैर और दोनों हाथ, ठीक है, ये चारों वो यूज करते थे चलने के लिए, मतलब ऐसे बेंड होकर चलते थे। बट धीरे धीरे क्या डेवलप हुआ, बाईपेडलिज्म। बाईपेडलिज्म मतलब बाई यानी दो, टू, और पेडलिज्म यानी पैर, तो फिर क्या हुआ, दो पैर से चलने लगे। ठीक है, ये डेवलप हुआ।
उसके बाद हैंड्स फ्री हो गए। अब अगर इंसान पैर से चलने लगा तो हाथ फ्री हो गए। अब हाथ अगर फ्री हुए तो उसका क्या एडवांटेज हुआ, बाकी कामों में हम हाथ अपना यूज कर सकते थे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हुआ मेड एंड यूज टूल्स। फिर आगे 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 एवोल्यूशन में क्या होता गया, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी आए, मतलब एवोल्यूशन के दौरान ऐसे ह्यूमंस भी थे उसमें, जो ह्यूमंस के पहले वो कैसे थे, टूल्स बनाते थे। टूल्स क्यों बनाते थे, कटिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, है ना, कोई भी चीज़ लाइक अपने आप को प्रोटेक्ट करने, कट करने के लिए हैवी लाइक शार्प टूल्स ये बनाते थे। ओके, फिर मेन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रेन का डेवलपमेंट भी कैसे हुआ है बच्चों, धीरे धीरे ग्रेजुअली हुआ है। पहले हमारी क्रेनियल कैपेसिटी कुछ और थी, क्रेनियल कैपेसिटी यानी ब्रेन की कैपेसिटी, और बाद में ये क्रेनियल कैपेसिटी चेंज होते गई। ओके फाइन। फिर उसके बाद क्या बने बच्चों, मॉडर्न ह्यूमंस, जिनको हम कहते हैं होमो सेपियंस। तो दीज ग्रेजुअल चेंजेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स आर कॉल्ड ह्यूमन एवोल्यूशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम, ये देखो कैसे एप जैसे दिख रहे हैं और ये ह्यूमंस जैसे दिख रहे हैं। ओके, तो रिमेंबर ह्यूमन एवोल्यूशन मतलब ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। ओके, तो चलते हैं अपने लास्ट स्लाइड में, जो कि आपको बता रहा है यहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन का पूरा जर्नी। ठीक है, तो आप डायग्राम में देख सकते हो बच्चों, ये देखो ज्यादा एंशियंट एनिमल्स लाइक लेमर्स, मतलब ये ज्यादा एप को रिजेंबल कर रहे हैं ना, एप की तरह दिख रहे हैं ज्यादा। ये कब है, 700 लाख ईयर्स अगो। उसके बाद है इजिप्टोथिकस, ये 400 लाख ईयर्स अगो, थोड़ा सा इनमें चेंजेस हुआ है ना। फिर उसके बाद 400 लाख से सीधा 250 लाख ईयर्स अगो, इतना ज्यादा गैप होने के बाद कौन डेवलप हो, ड्रायोपिथिकस। ओके, उसके बाद हुआ रैमापिथिकस, ये कब हुए, 100 लाख ईयर्स अगो। फिर उसके बाद हमारा है 40 लाख ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपिथिकस। देखो ये थोड़ा थोड़ा एप जैसे, इनका पोजीशन देखो कैसा हुआ, अपराइट हुआ है, मतलब ये जो बेंड थे अब ये अपराइट पोजीशन पे आ गए, है ना। यहाँ पे ये हैंड्स अपने दोनों हाथ और दोनों पैर यूज करते थे चलने में, लेकिन अभी भी ये बेंड थे, अब धीरे धीरे ये इनका स्ट्रेट हो रहा है, राइट। और ये क्या हो रहा है, बाइपेडलिज्म डेवलप हुआ है यहाँ पे, ये स्टोन के वेपन्स बनाने लगते हैं यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद है स्किल्ड ह्यूमंस। स्किल्ड ह्यूमंस मतलब इनमें बहुत ज्यादा स्किल्स डेवलप हो गए। ये कब हुआ है, 20 लाख ईयर्स अगो। फिर 15 लाख ईयर्स अगो मैन विथ इरेक्ट पोस्चर, कंप्लीटली इरेक्ट हो गया है पोस्चर, मतलब स्ट्रेट हो गया है। ओके, और ये देखो कपड़े भी पहनने लगे ये लोग, राइट। फिर आता है हमारा निएंडरथल मैन, ये कब हुआ, 1,50,000 ईयर्स अगो। मोर ये ज्यादा किसको रिजेंबल कर रहा है, ये मॉडर्न मैन को ज्यादा रिजेंबल कर रहा है। और फिर हमारा ये क्रो-मैग्नन मैन, जो कि 50,000 ईयर्स अगो डेवलप हुए थे। ओके बच्चों, तो ये पूरा जर्नी बताता है ह्यूमन एवोल्यूशन का। तो ये हमारी थी लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। कोई भी अगर डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट डाउन। ओके, एंड हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ईजी और डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको क्लियर करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, बी हैप्पी, टेक केयर एंड स्टडी रियली वेल। बाय बाय।